कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, स्कूल्स या कोई भी इदारा आखिर चलता कैसे है? असल में एक पोशीदा नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट जो इन सबको शक्ल देता है और इसी बुनियाद पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। चलें आज इसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हजारों लोगों को, जिनकी सोच, जिनका काम करने का तरीका अलग है, उन सबको एक कॉमन गोल के लिए इकट्ठा कैसे किया जाए, वो भी ऐसे कि कोई केओस, कोई अफरा तफरी ना फैले। कैसे मुमकिन है ये सब? इस सवाल का जवाब छुपा है एक चीज़ में, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी तंजीमी ढांचा। ये वही फ्रेमवर्क है, वही ढांचा जो सबको एक लड़ी में पिरोता है और अफरा तफरी को एक नज़्मो ज़ब्त में बदल देता है। इसको समझने के लिए ना एक आसान सी मिसाल लेते हैं। सोचिए कि मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्ट्स हैं, यानी मैमार। और उनका पहला और सबसे अहम काम क्या है? इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट, उसका खाका तैयार करना। तो अब ये मैमार अपना ब्लूप्रिंट बनाता कैसे है? जैसे एक असली आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले जमीन, मौसम और मटेरियल को देखता है, बिल्कुल उसी तरह एक मैनेजर को भी कुछ बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और देखिए, इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो बेहतरीन डिज़ाइन हमेशा चार चार अहम फैक्टर्स के इंटरप्ले से बनता है। चलें देखते हैं कि वो चार फैक्टर्स हैं क्या। सबसे पहला फैक्टर एनवायरनमेंट, यानी बाहर का माहौल। सोचिए, अगर मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है, जैसे टेक इंडस्ट्री में हर दूसरे दिन कोई नई चीज आ जाती है, तो स्ट्रक्चर को भी लचकदार यानी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ताकि वो इन तब्दीलियों को फौरन अपना सके। दूसरा फैक्टर है स्ट्रैटेजी। अगर कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि सबसे सस्ती चीज बनानी है, बिल्कुल लो कॉस्ट, तो फिर एक सख्त फॉर्मल स्ट्रक्चर बेहतर रहता है। इससे एफिशिएंसी आती है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी है कि मार्केट में सबसे अलग, सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना है, तो फिर उस इनोवेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक जरूरी है। तीसरा फैक्टर टेक्नोलॉजी, और यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, इसका मतलब है वो टूल्स और स्किल्स जो काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। जितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी, उतने ही अनोखे मसाइल सामने आएंगे, और इन मसाइल से निपटने के लिए फिर वही बात, स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और चौथा और शायद सबसे अहम फैक्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लोग। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाईली स्किल्ड, माहिर लोग हैं जो टीमों में मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें एक लचकदार स्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें आज़ादी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। तो इन चार चीज़ों, माहौल, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और लोग, इनको जहन में रखते हुए अब आर्किटेक्ट्स के पास ऑप्शंस क्या हैं? कौन से फ्लोर प्लान्स हैं जिनमें से वो चुन सकता है? चलें दो सबसे कॉमन डिज़ाइंस पर नज़र डालते हैं। पहला मॉडल है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक जैसे स्किल्स वाले लोग एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर दो, मतलब सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स एक टीम में, सारे फाइनेंस वाले दूसरी टीम में, एंड सो ऑन। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब सारे एक्सपर्ट्स एक जगह होते हैं, तो वो एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी फील्ड में और माहिर हो जाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अक्सर डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मार्केटिंग वालों को नहीं पता फिनांस में क्या हो रहा है। इसे साइलोस कहते हैं, जहां हर डिपार्टमेंट अपनी दुनिया में मगन रहता है। ये देखिए, पेयर 1 का ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इसकी बिल्कुल सही मिसाल है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, स्टोर्स, ये सब अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट का हेड सीधा ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। ओके, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद दूसरा अहम मॉडल है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल अलग अप्रोच है। यहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे सेल्फ कंटेन यूनिट्स या डिविजन्स में बांट दिया जाता है। हर डिवीजन एक मिनी कंपनी की तरह काम करती है। और ये डिविजन्स बनाई किस बुनियाद पर जाती हैं? इसके भी तरीके हैं। या तो प्रोडक्ट की बुनियाद पर, जैसे एक डिवीजन सिर्फ टीवीज बना रही है और दूसरी सिर्फ वॉशिंग मशीन्स, या फिर ज्योग्राफी की बुनियाद पर कि नॉर्थ रीजन के लिए अलग डिवीजन और साउथ के लिए अलग। ठीक है, तो फ्लोर प्लान फाइनल हो गया। अब वक्त है इमारत की वायरिंग का। वायरिंग से क्या मुराद है? इससे मुराद है अथॉरिटी, इख्तियार। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, फैसले कैसे किए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे कैसे पहुंचेगी।
इस वायरिंग में 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम हैं। पहला है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जिसको चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं, मतलब सीधी सी बात कौन किसका बॉस है। और दूसरा है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी एक मैनेजर के अंडर कितने लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। और उन्हीं 2 चीज़ों से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन टॉल है या फ्लैट। टॉल स्ट्रक्चर में हायरार्की की बहुत सी लेयर्स होती हैं, मैनेजर के ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर मैनेजर। इसमें कंट्रोल तो अच्छा होता है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाती है। दूसरी तरफ फ्लैट स्ट्रक्चर में लेयर्स कम होती हैं, कम्युनिकेशन फौरी होती है, लेकिन इसमें मैनेजर्स के पास अक्सर काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने ब्लूप्रिंट्स देख लिए, फ्लोर प्लान समझ लिए, वायरिंग पे भी बात कर ली। इन सब के बाद आखिर असल टेकअवे क्या है? सबसे अहम सबक क्या सीखा? सबसे अहम बात यह है कि कोई एक बेस्ट डिज़ाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। एक कामयाब मैनेजर वही है जो एक अच्छे आर्किटेक्ट की तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मखसूस सूरत हाल को देखे, उसका माहौल, उसकी स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और लोग, और इन चारों चीज़ों को मिलाकर वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे जो उसके लिए बिल्कुल फिट हो। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल तो बनता है, अपने इर्द गिर्द देखिए, कोई ऑफिस, कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी इदारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? और ज़रा सोचिए, क्या वो स्ट्रक्चर उस इदारे के लिए वाकई सही फिट है? और अगर नहीं, तो इसे बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है?